दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू पर बने इस थर्ड वीडियो में। दोस्तों एडी इंडेक्स सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें यह बताता है कि प्राइस रेंज, क्लोजिंग प्राइस और ट्रेडिंग वॉल्यूम को किस प्रकार से एवं एक साथ एक लाइन के द्वारा समझा जाए कि हम शेयर की ओवरऑल हेल्थ एंड क्वालिटी को अंडरस्टैंड कर सकें एंड यह भी जान सकें कि किसी भी टाइम फ्रेम में अगर शेयर की हायर प्राइसेस पर अगर ट्रेडिंग हो रही है तो कौन सा हायर प्राइस उस टाइम फ्रेम के क्लोजिंग तक सस्टेन कर रहा है, और अगर किसी टाइम फ्रेम में शेयर लो प्राइसेस पर ट्रेड हो रहा है तो कौन सा वाला लोअर प्राइस उस टाइम फ्रेम की क्लोजिंग तक सस्टेन कर रहा है। इन एडिशन एडी इंडेक्स मनी फ्लो मल्टीप्लायर, मनी फ्लो वॉल्यूम एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू के द्वारा शेयर में बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, बुलिशनेस एंड बेयरिशनेस एंड ट्रेंड डायरेक्शन एंड ट्रेंड मैग्नीट्यूड के द्वारा ट्रेडिंग डिसीजन लेने में एक यूनिक एंड प्रॉफिटेबल गाइडेंस देता है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको इसे ठीक से अंडरस्टैंड करना है एंड एडी इंडिकेटर की अभी तक पहले 2 वीडियो से प्राप्त हुई अपनी नॉलेज को चेक भी करना है। हम हर दिन के प्राइस रेंज एंड क्लोजिंग प्राइस एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम को लेंगे और यह देखेंगे कि शेयर के क्लोजिंग प्राइस से हाई की डिस्टेंस और क्लोजिंग प्राइस से लो की डिस्टेंस का डिफरेंस कितना रहा है। अगर क्लोजिंग प्राइस डेज हाई की ओर ज़्यादा गया है और डेज लो की ओर कम गया है तो नेट डिस्टेंस की जो फिगर निकल कर आई है उसको पॉजिटिव में माना जाएगा और इस पॉजिटिव फिगर को डेज रेंज के हाई माइनस लो की फिगर से डिनोमिनेट कर लिया जाएगा, मीन्स डिवाइड कर लिया जाता है। इस प्रकार फाइनली एक पॉजिटिव मल्टीप्लायर की फिगर निकल कर आएगी, उसको डेज वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आज का इंडेक्स पॉजिटिव में आएगा। इस पॉजिटिव इंडेक्स को एक्युमुलेशन कहते हैं। इस एक्युमुलेशन का मतलब होता है कि स्टॉक में एक ऐसा मनी फ्लो आया है जो स्टॉक के बुलिश होने का मैसेज दे रहा है। इस प्रकार एक्युमुलेशन से चार्ट में एडी इंडेक्स लाइन भी अपवर्ड मूव करती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर प्रीवियस डेज इंडेक्स अगर पॉजिटिव में है तो आज के इस पॉजिटिव इंडेक्स को उसमें प्लस कर लिया जाएगा, और अगर प्रीवियस डेज इंडेक्स निगेटिव में चल रहा है तो आज के इस पॉजिटिव इंडेक्स को उसमें माइनस कर लिया जाता है एंड इस प्रकार फाइनली प्राप्त हुई फिगर को एक्स एक्सिस के टाइम एंड डेट के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर प्लॉट कर लिया जाता है। दोस्तों इसके विपरीत अगर क्लोजिंग प्राइस डेज लो की ओर ज़्यादा गया है और डेज हाई की ओर कम गया है तो नेट डिस्टेंस की फिगर जो निकल कर आई है उसको निगेटिव में माना जाएगा और इस निगेटिव फिगर को डेज रेंज के हाई माइनस लो की फिगर से डिनोमिनेट कर लिया जाएगा, मीन्स डिवाइड कर लिया जाता है। इस प्रकार फाइनली एक निगेटिव मल्टीप्लायर की फिगर निकल कर आएगी एंड इस निगेटिव फिगर को डेज वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आज का इंडेक्स निगेटिव में आ जाएगा। इस निगेटिव इंडेक्स को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि स्टॉक से मनी फ्लो गया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन से चार्ट में एडी इंडेक्स लाइन भी डाउनवर्ड मूव करती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर प्रीवियस डेज इंडेक्स अगर पॉजिटिव में है तो आज के इस नेगेटिव इंडेक्स को उसमें माइनस कर लिया जाएगा, और अगर प्रीवियस डेज इंडेक्स माइनस में चल रहा है तो आज के इस नेगेटिव इंडेक्स को उसमें प्लस कर लिया जाता है एंड इस प्रकार फाइनली प्राप्त हुई फिगर को इस एक्स एक्सिस के टाइम एंड डेट के करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर इस इंडेक्स की इस फिगर को प्लॉट कर लिया जाता है। दोस्तों उपरोक्त डिस्कस्ड 2 सिचुएशन के अलावा एक ऐसी भी सिचुएशन होती है जहां पर कुछ मनी फ्लो ऐसे भी होते हैं जिससे शेयर की बुलिशनेस एंड बेयरिशनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल जब हमारा मनी फ्लो मल्टीप्लायर 0 कैलकुलेट होकर आता है तो इस स्थिति में चाहे ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रोर्स में ही क्यों ना हो, मनी फ्लो वॉल्यूम 0 ही होगा एंड इस पर्टिकुलर डे का मनी फ्लो इंडेक्स भी 0 ही रहेगा। मनी फ्लो मल्टीप्लायर उस कंडीशन में 0 होता है जब किसी टाइम फ्रेम की क्लोजिंग प्राइस उस टाइम फ्रेम के हाई एंड लो के जस्ट मिडिल में होता है। यह बात आपको समझ आई या नहीं? अगर समझ ना आई हो तो फिर से इससे पहले के एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर बने दोनों वीडियो को फिर से आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और अगर आप इस बात को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो यह इस बात की गारंटी है कि आपने पहले वाले एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर बने दोनों वीडियोस को भली प्रकार से समझ लिया है। इस प्रकार फाइनली आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि मार्केट डायनेमिक्स में एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फोर्सेस क्या हैं, और अब आप खुद से पूछिए कि चार्ट में एडी इंडेक्स लाइन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या गाइडेंस मिलती है एंड ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल कैसे, कहाँ पर और कब करेंगे।
खुद से पूछने पर अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हैं तो इट मीन्स आपने एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर बने दोनों वीडियोस को ठीक से समझ लिया है। एंड अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो इट मीन्स आपको नए सिरे से फिर से समझना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, केवल यही चारा है कि ट्रेडिंग टिप्स लेकर ट्रेडिंग करें और अपनी सारी वेल्थ का जुआ खेल लें, या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर 10 से 13% का रिटर्न लें, या फिर 7% की एफडी की रिटर्न लेते रहें। दोस्तों फाइनली इस प्रकार यह इंडिकेटर बताता है कि शेयर की ट्रेडिंग हिस्ट्री में एंड हर एक दिन में या हर एक टाइम फ्रेम में क्लोजिंग प्राइस डेज हाई के नियर क्लोज होता आया है या डेज लो के नियर क्लोज होता आया है, और हर दिन की इस इंफॉर्मेशन को एडी इंडिकेटर क्यूमुलेट करता जाता है या कहें कि इकट्ठा करता जाता है। इसलिए एडी इंडिकेटर एक क्यूमुलेटिव इंडिकेटर है। यह इंडिकेटर यह भी बता देता है कि आज तक के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेट अमाउंट कितना है, जिससे हम एडी चार्ट के रेफरेंस स्केल में पता कर सकते हैं। यह नेट अमाउंट एडी लाइन के एंड पॉइंट की फिगर होती है। किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेट अमाउंट रेफरेंस स्केल में नेगेटिव में दिखता है तो यह 3 बातों को बताता है। पहला यह है कि स्टॉक की ओवरऑल हिस्ट्री में इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है, एंड दूसरा यह है कि स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस लो के आसपास ज़्यादा रहा है, और तीसरा यह कि स्टॉक से मनी फ्लो गया है, मीन्स स्टॉक में ओवरऑल वीकनेस रही है। और अगर किसी टाइम फ्रेम में एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेट अमाउंट रेफरेंस स्केल में पॉजिटिव में दिखता है तो यह भी 3 बातों को बताता है। पहला यह है कि स्टॉक की ओवरऑल हिस्ट्री में इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक्युमुलेशन ज़्यादा रहा है, एंड दूसरा यह है कि स्टॉक की हिस्ट्री में इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग प्राइस हाई के आसपास ज़्यादा रहा है, एंड तीसरा यह है कि स्टॉक में मनी फ्लो आया है, मीन स्टॉक में ओवरऑल स्ट्रेंथ रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडी इंडिकेटर किसी भी टाइम पीरियड के हिस्टोरिकल डाटा को भी बताता है, और किसी भी पीरियड के ट्रेंड को भी बताता है, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के डाटा को भी बताता है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के बियरिशनेस एंड बुलिशनेस के मैग्नीट्यूड को भी बताता है, जिस डाटा से आप स्टॉक की हेल्थ और नेचर को भी समझ सकते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न की जो हिस्ट्री है वह भी हमें पता चल जाती है। इस इंडिकेटर से हमें स्टॉक की ओवरऑल हेल्थ भी पता चल जाती है, और उपरोक्त इन फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप किसी स्टॉक में नई पोजीशन ले सकते हैं एंड अपनी ऑलरेडी ली हुई पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं या स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी स्टॉक के किसी भी डिजायर्ड टाइम फ्रेम के टेक्निकल एनालिसिस में आपको हर प्रकार के सेट ऑफ चार्ट के साथ एडी इंडेक्स इंडिकेटर को भी लगाकर देखना चाहिए, और एडी इंडिकेटर को लगाने के साथ साथ उस डिजायर्ड टाइम फ्रेम के क्लोज लोकेशन वैल्यू को भी कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट करते रहना है, जिससे आपके ट्रेडिंग डिसीजन रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल हो सके। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लोज लोकेशन वैल्यू को भी कैलकुलेट करते रहना है एंड इंटरप्रेट करते रहना है, वो इसलिए कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्लोज लोकेशन वैल्यू एक इंडिकेटर होते हुए भी लाइन फॉर्म में नहीं होता है, मीन्स चार्ट में इंडिकेटर फॉर्म में नहीं होता है। इसलिए आपको क्लोज लोकेशन वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए एंड इंटरप्रेट करते हुए चलना है, एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू से कैसे ट्रेडिंग डिसीजन लिए जाते हैं यह मैं आपको एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर बने हुए पहले 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। दोस्तों आने वाले अगले डिस्कशन से हम जानेंगे कि किस प्रकार से मनी फ्लो आपको ट्रेडिंग डिसीजन में हेल्प करेगा, और यह भी आपको बताएंगे कि एडी इंडिकेटर को अन्य दूसरे इंडिकेटर के सिग्नल की कंफर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम एडी इंडिकेटर को आरएसआई से कंपेयर भी करेंगे। इसके अतिरिक्त एडी इंडिकेटर से प्रॉफिट बनाने के तीनों मेथड्स पर भी बात करेंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड असेसमेंट करके पोजीशन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाए जाते हैं और कैसे इंक्रीज किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जान चुके हैं कि एडी इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि किसी शेयर या सिक्योरिटी में मनी के फ्लो से शेयर की प्राइस की दिशा को तय करेगा। मनी फ्लो या रुपये के बहाव को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि नदी में पानी का बहाव, कि शेयर में खरीदारी और बिक्री से मनी फ्लो शेयर में आ रहा है या मनी फ्लो शेयर से जा रहा है।
एंड मनी फ्लो आ रहा है मीन्स एक्यूमुलेशन हो रहा है, या मनी फ्लो जा रहा है मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यह इस बात से पता चलता है कि किसी भी टाइम फ्रेम के शेयर की क्लोजिंग हाई के कितने पास किस वॉल्यूम से हो रही है, या शेयर की क्लोजिंग लो के कितने पास किस वॉल्यूम के साथ हो रही है। यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना करें कि एडी इंडिकेटर शेयर की डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर सिग्नल देता है। एडी इंडिकेटर इस आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल देता है कि किसी भी टाइम फ्रेम में जो क्लोजिंग प्राइस है वो उस टाइम फ्रेम के हाई प्राइस के ज़्यादा नियर है या उस टाइम फ्रेम के लो प्राइस के ज़्यादा नियर है। मोटा मोटी यह भी कह सकते हैं कि अगर किसी एक टाइम फ्रेम में शेयर की क्लोजिंग उस टाइम फ्रेम के हाईएस्ट प्राइस के नियर है तो यह शेयर में बुलिशनेस का सिग्नल देता है, एंड अगर किसी एक टाइम फ्रेम में शेयर की क्लोजिंग उस टाइम फ्रेम के लोएस्ट प्राइस के नियर है तो यह शेयर में बियरिशनेस का सिग्नल देता है। और जैसा कि मैंने आपको एडी इंडिकेटर के पहले वीडियोस में बता दिया है कि एडी इंडिकेटर के डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि मनी फ्लो मल्टीप्लायर, मनी फ्लो वॉल्यूम एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू इस बुलिशनेस एंड बियरिशनेस की क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड आपको बताकर इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेंड के डायरेक्शन को बताकर आपको बिग वेल्थ जनरेट करने के लिए सिग्नल देते हैं। हर इंडिकेटर की अपनी कुछ स्ट्रेंथ हैं और उनकी कुछ वीकनेसेस भी हैं। अपने चैनल में आज तक मैंने आपके साथ जो भी इंडिकेटर डिस्कस किए हैं उन इंडिकेटर्स की स्ट्रेंथ को मैंने आपको भली प्रकार बता दिया है, लेकिन उन इंडिकेटर्स की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करने के लिए मैं आपके लिए इस इंडिकेटर को लाया हूं, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक इंडिकेटर पर निर्भर हैं तो वह इंडिकेटर आपको फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है और कई बार अपने ज्ञान की कमी से हम इंडिकेटर से सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए हमें एक इंडिकेटर के सिग्नल को दूसरे इंडिकेटर के सिग्नल से कंफर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, अब आने वाले डिस्कशन में एडी इंडेक्स से प्रॉफिट बनाने के पहले मेथड पर बात करेंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड असेसमेंट करके ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है। आरएसआई जब 70 से ऊपर चला जाता है तो यह बताता है कि शेयर की प्राइस अपने वर्तमान उचित कीमत और आंतरिक कीमत या इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर की तरफ है, शेयर ओवर वैल्यूड है, और तब एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। और जब आरएसआई 30 से नीचे होता है तो यह बताता है कि शेयर की प्राइस अपने वर्तमान फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे की तरफ है और शेयर ओवरसोल्ड है। फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का मीनिंग होता है उचित कीमत और आंतरिक कीमत। आरएसआई की 50 रीडिंग यह बताती है कि आरएसआई एक न्यूट्रल लेवल पर है, या यह कहें कि बुलिश और बियरिश पोजीशन के बीच में एक बैलेंस चल रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अगर किसी शेयर में आरएसआई की रीडिंग 70 से ऊपर है तो क्या यह एक पक्का सेल सिग्नल है, और क्या अगर शेयर में आरएसआई की रीडिंग 30 से नीचे है तो क्या यह एक पक्का बाई सिग्नल है। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आपको एडी इंडेक्स की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिकल देकर बताएंगे कि अगर आप डे ट्रेडर हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एडी इंडेक्स एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर से ट्रेंड कंफर्मेशन द्वारा एंड डाइवर्जेंस ट्रेडिंग से किस तरह से आपको अपने एनालिसिस में सहायता लेनी है कि आपके डिसीजंस आपके लिए बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकें। इसके लिए आपको एडी इंडेक्स एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर की सहायता इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि आरएसआई बाजार के रुझान या ट्रेंड को नहीं बताता है, यह ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस को बताता है एंड प्रेजेंट प्राइस की ओल्ड प्राइस के कंपैरिजन में रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताता है। इसे मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में बता दिया है, जबकि एडी इंडिकेटर एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर आपको बाजार के ट्रेंड को बताते हैं। दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर इंट्राडे एंड बीटीएसटी ट्रेडिंग में शॉर्टर टाइम फ्रेम के चार्ट में आरएसआई 70 के ऊपर चल रहा है एंड आरएसआई का डाउनवर्ड मूवमेंट भी शुरू हो गया है एंड आगे चलकर आरएसआई ने आरएसआई एमए को भी डाउनवर्ड क्रॉसओवर कर दिया है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्या यह एक सेल सिग्नल है, आप एडी इंडिकेटर, मनी फ्लो मल्टीप्लायर एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर की सहायता लेंगे। और यहाँ पर एनालिसिस करने पर पता चलता है कि आरएसआई की 70 की रीडिंग पर भी इस शेयर में लगातार पॉजिटिव मनी फ्लो वॉल्यूम बढ़ रहा है, या यह कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, मींस स्टॉक का हर एक टाइम फ्रेम का क्लोजिंग प्राइस उस टाइम फ्रेम के लो के कंपैरिजन में उसके हाई के आसपास ज़्यादा क्लोज हो रहा है। एडी इंडिकेटर का अपवर्ड ट्रेंड है एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर का ट्रेंड भी 0 से 1 की ओर अपवर्ड मूवमेंट में है। इसका मतलब शेयर में अभी भी बुलिशनेस है। आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के बतौर यह कह सकते हैं
कि कल तक अगर शेयर में मनी फ्लो वॉल्यूम 1 करोड़ था और आज अभी तक यह 1 करोड़ 10 लाख हो गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आरएसआई ओवरबॉट हो जाए या फिर शॉर्ट टर्म में डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाना शुरू भी कर दे, या फिर आरएसआई एमए लाइन से डाउनवर्ड क्रॉसओवर भी दिखा रहा हो, और हो सकता है इससे शॉर्ट टर्म में शेयर की प्राइस नीचे आ जाए, पर इसके बावजूद स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एडी इंडिकेटर के पॉजिटिव मनी फ्लो वॉल्यूम के ट्रेंड से, मनी फ्लो मल्टीप्लायर के अपवर्ड मूवमेंट से एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर के अपवर्ड ट्रेंड के रहते हुए हम मानेंगे कि शेयर में अभी भी आने वाले पीरियड में बुलिशनेस की संभावना बनी रहनी है। इस प्रकार हम आरएसआई से सिग्नल लेते हुए इंट्राडे बीटीएसटी के लिए तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, पर स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अपनी लॉन्ग पोजीशन को आगे के लिए होल्ड करते रहेंगे और अभी स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि एडी इंडिकेटर से आपके प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ेंगे। इस प्रकार आरएसआई इंडिकेटर एंड एडी इंडिकेटर दोनों की कंबाइंड स्क्रूटनी से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हम आरएसआई के सिग्नल के अनुसार तो अपनी इंट्राडे बीटीएसटी पोजीशन को ले सकते हैं या फिर स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा नज़रिया पोजिशनल ट्रेडिंग का है तो अपनी नज़र डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम के एडी इंडिकेटर एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर पर रखेंगे और देखते रहेंगे कि क्या एक्युमुलेशन लगातार होता जा रहा है एंड शेयर में पॉजिटिव मनी फ्लो आता जा रहा है एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू भी 0 से 1 की ओर अपवर्ड ट्रेंड में है। तो इस स्थिति में हम एक नई लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं या फिर अपनी पहले से ली हुई लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ अभी नहीं करेंगे जब तक डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेंड न शुरू हो जाए और क्लोज लोकेशन वैल्यू के का ट्रेंड 1 से 0 की ओर न शुरू हो जाए। दोस्तों, एक एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाकर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के सिग्नल की मदद से आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर कर्सर है, यहाँ से आरएसआई में अप ट्रेंड शुरू हो गया। आरएसआई प्राइस में स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। आरएसआई का डायरेक्शन ओवरबोट जोन की तरफ आप देख रहे हैं। ओवरबोट जोन की तरफ आरएसआई का ट्रेंड आप देख रहे हैं और इसी समय पर एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर जो है वो भी एक्युमुलेशन का आपको सिग्नल दे रहा है। ये एक्युमुलेशन का सिग्नल दे रहा है। यहां से एक्युमुलेशन इंडिकेटर में एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा विचार है कि हम एक तो स्विंग ट्रेड ले लें जिससे कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अपना पैसा बना लें, और एक हम डिक्सन टेक्नोलॉजी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आरएसआई भी लॉन्ग पोजीशन को सपोर्ट कर रहा है और एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर भी लॉन्ग पोजीशन को सपोर्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पर दो ट्रेड ले लिए और जो हमने स्विंग ट्रेड लिया है उसको हम आरएसआई के डाउनवर्ड, यहां से डाउनवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हो गया आरएसआई में। आरएसआई जैसा कि बता रहा है कि प्राइस में वीकनेस यहां पर से शुरू हो गई है और आरएसआई का डायरेक्शन ओवरसोल्ड जोन की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ओवरसोल्ड जोन की तरफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप अपने स्विंग ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे और 4570 के आसपास, 4570 के आसपास जो आपने बाई पोजीशन ली है यहाँ पर, उसको आप 5010 पर 5010 के आसपास उसको स्क्वायर ऑफ कर लेंगे स्विंग ट्रेड को, और इस प्रकार से आपका 440 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिलेगा। और अगर आपने 10 शेयर यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर अगर आपने 10 शेयर लिए हैं और यहाँ पर उनको स्क्वायर ऑफ किया है, तो 10 शेयर का प्रॉफिट आपका 4400 रुपये बन जाता है। ये तो रही स्विंग ट्रेड की बात। अगर आप यहाँ पर 4570 पर, 4570 इस प्राइस लेवल पर, 4570 के आसपास अगर आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी लिया है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक बाई पोजीशन यहाँ पर ली है, तो क्या उस पोजीशन को भी आप यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर देंगे? इसको जानने के लिए अगर हम एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के सिग्नल की मदद लेते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर रेफरेंस स्केल पर जो रीडिंग बता रहा है 5.10 की रीडिंग बता रहा है। वो 5.10 पर आपने
दोनों ट्रेड लिए हैं, स्विंग ट्रेड भी लिया है और लॉन्ग टर्म ट्रेड भी लिया है। तो स्विंग ट्रेड तो आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया है, आरएसआई के डाउनवर्ड मोमेंटम पर आपने स्विंग ट्रेड को तो आपने स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट बना लिया है। और अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड को भी आप इस पॉइंट पर स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। इसके लिए हम एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के सिग्नल की मदद लेते हैं। तो आप पाएंगे कि जो 5.10 का रेफरेंस स्केल पर जो रीडिंग है, 5.10 की जो रीडिंग है, ये 5.10 की रीडिंग है रेफरेंस स्केल पर, एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इस रीडिंग से नीचे, यहां तक इस रीडिंग से नीचे नहीं गया है। इस पॉइंट तक, जो मैं आपको कर्सर जहां पर है, इस पॉइंट तक रीडिंग 5.10 से नीचे नहीं गई है। इसके बाद इसने 5.10 से नीचे जाना शुरू किया है। तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को जो हमने यहां पर ली है, एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस यहां पर है, यहां पर हमने लॉन्ग पोजीशन को लिया है। तो इस लॉन्ग पोजीशन को हम एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है, वो यहां तक उसको कैरी कर सकते हैं। इसलिए यहां तक कैरी कर सकते हैं कि यहां पर इस पॉइंट के बाद से एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के इस पॉइंट के बाद से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। 5.10 से रीडिंग नीचे जानी शुरू हो गई, इसलिए मैक्सिमम इस पॉइंट तक हम अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। और यहां पर इस प्रकार से हम अपने लॉन्ग टर्म ट्रेड को यहां पर स्क्वायर ऑफ करके 6310 के आसपास, 6310 के आसपास अपने लॉन्ग ट्रेंड को हम एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के सिग्नल के अनुसार यहां पर हम स्क्वायर ऑफ अगर कर लेते हैं 6310 के आसपास, तो हमारा प्रॉफिट बनता है 6310 माइनस 4570। ये 4570 की पोजीशन है, ये 4570 का पॉइंट के आसपास का पॉइंट है, 4570 के आसपास का पॉइंट है ये। तो इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट प्रॉफिट पॉइंट्स जो बनते हैं, 1740 के प्रॉफिट पॉइंट्स बनते हैं। और अगर हमने 10 शेयर यहाँ पर बाई किए हों, तो और यहाँ पर हम 10 शेयर को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो हमें 740 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है। और हमारा जो अमाउंट बनेगा 17,400 बनेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को मैक्सिमम इंडिकेटर की हेल्प से कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आरएसआई का डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू हो गया है। आरएसआई बता रहा है कि प्राइस में वीकनेस आनी शुरू हो गई है, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर है, वो भी बता रहा है कि प्राइस में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। तो आरएसआई और एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर और आरएसआई दोनों बता रहे हैं कि प्राइस में वीकनेस आनी शुरू हो गई है। तो इस आधार पर हमने यहां पर एक हम शॉर्ट सेल की पोजीशन ले लेते हैं 6530 के आसपास। 6530 के आसपास हमने शॉर्ट सेल की पोजीशन ले ली, और अब हम अपने चार्ट और इंडिकेटर को लगातार स्क्रूटनी करते चले जा रहे हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि आरएसआई का फर्दर डाउनवर्ड मोमेंटम समाप्त हो गया है, और अपवर्ड मोमेंटम आरएसआई में स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पर इसके करस्पॉन्डिंग ये प्राइस लेवल है। यहां पर आरएसआई का अपवर्ड मोमेंटम शुरू हो गया है, प्राइस में मजबूती आनी शुरू हो गई है, स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है। और जबकि एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर भी अभी एक्युमुलेशन का सिग्नल नहीं दे रहा है, अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही सिग्नल दे रहा है। एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर बता रहा है कि अभी प्राइस में फर्दर वीकनेस आ सकती है। दोस्तों, ऊपर वाले जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उन एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा कि पहले एग्जाम्पल में हमने एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के सिग्नल को प्रायोरिटी देते हुए अपने स्विंग ट्रेड को तो हमने काफी पहले स्क्वायर ऑफ कर लिया, और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमने काफी आगे तक बढ़ाया है और अच्छा प्रॉफिट अर्न करा है। और दूसरे स्टेंस में हमने एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के सिग्नल को ओवरलुक किया है, और आरएसआई और कैंडलस्टिक पैटर्न के सिग्नल की कंफर्मेशन के आधार पर हमने अपने शॉर्ट सेल के ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया है, और इस प्रकार से हमने अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया है।
दोस्तों आरएसआई के ओवरसोल्ड होने पर 39.10 का आरएसआई का लेवल है यहाँ पर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है 5,830 के आसपास, यहाँ पर हमने एक लॉन्ग पोजीशन ली है और उस लॉन्ग पोजीशन को हमने कंटिन्यू करा है। और आरएसआई की ओवरबॉट होने पर ये 81.67 का जो आरएसआई का लेवल है, यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट हो चुका है। आरएसआई के ओवरबॉट होने पर हमने अपनी इस लॉन्ग पोजीशन को 6,110 के आसपास यहाँ पर हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया इसे। इस प्रकार हमें इस ट्रेड में 4.68% का प्रॉफिट हुआ है। 273 पॉइंट हमें लगभग मिले हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आरएसआई के ओवरबॉट होने पर, यहाँ पर आरएसआई ओवरबॉट हो चुका है, इसके ओवरबॉट होने पर अगर हम इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो क्या यह हमारा एक सही कदम होगा? इसके लिए हम एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर को रिफर करेंगे। एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर को स्क्रूटनी करेंगे और उसको स्क्रूटनी करने पर हमें पता चलता है कि आरएसआई के ओवरबॉट के इस लेवल के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेवल है, वहां पर से शेयर में फिर से एक्युमुलेशन स्टार्ट हो गया। मींस हायर प्राइस पर बाइंग आनी शुरू हो गई है। हायर प्राइस पर बाइंग आने का मतलब है कि हमारा प्राइस अभी और ऊपर जाएगा, इस लेवल से अभी और ऊपर जाएगा। इसलिए सिर्फ आरएसआई के ओवरबॉट हो जाने से हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, वरन इस पोजीशन को और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब हमने एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर को स्क्रूटनी कर लिया है। और एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्युमुलेशन आया है, यह एक्युमुलेशन इस लेवल से इस लेवल तक इसमें एक्युमुलेशन आता चला आ रहा है। इसलिए एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के इस लेवल के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है, वो प्राइस ये वाला प्राइस बनता है। फाइनली हम इस प्राइस पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के इस पॉइंट के बाद से एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है। इसलिए ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा। दोस्तों, उपरोक्त उदाहरण के विपरीत अगर शेयर में आरएसआई 70 से नीचे चला गया है एंड ओवरसोल्ड कंडीशन को भी बता रहा है और साथ ही साथ एक बुलिश क्रॉसओवर की भी शुरुआत हो गई है, तो क्या यह एक बाय सिग्नल है? इसको सुनिश्चित करने के लिए भी आप एडी इंडिकेटर एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू की सहायता लेंगे। और यहाँ पर एडी इंडिकेटर एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू के एनालिसिस करने पर पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में मनी फ्लो वॉल्यूम निगेटिव ही कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर निगेटिव होने शुरू हो गए हैं एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू 1 से 0 की ओर कंटिन्यू कर रही है, या फिर क्लोज लोकेशन वैल्यू ने 1 से 0 की ओर जाना शुरू कर दिया है। मींस इस पर्टिकुलर पीरियड में शेयर प्राइस डेज लो के आसपास ही क्लोज हो रहा है या डेज लो के आसपास क्लोज होना शुरू हो गया है एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर भी 1 to 0 की ओर डाउनवर्ड ट्रेंड को बता रही है। इट मींस शेयर में नेट मनी फ्लो वॉल्यूम निगेटिव होता जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पर आरएसआई के अकॉर्डिंग तो एक नई इंट्राडे एंड वीटीएसटी लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, पर यहाँ पर अगर आपका कोई पोजिशनल ट्रेडिंग चल रहा है तो आप एडी इंडिकेटर एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ अभी नहीं करेंगे, या फिर ऑप्शन एंड फ्यूचर में एक नई शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अब आपने समझ लिया है कि एडी इंडिकेटर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, अब आने वाले डिस्कशन में एडी इंडिकेटर से प्रॉफिट बनाने के दूसरे मेथड पर बात करेंगे कि कैसे ट्रेंड कन्फर्मेशन द्वारा ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है और एक के बाद एक न्यू हाई लगा रहा है, लेकिन क्यूमुलेटिव मनी फ्लो वॉल्यूम निगेटिव हो रहा है एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू का मोमेंटम 1 से 0 की ओर डाउनवर्ड है, तो इट मीन्स शेयर के बुलिश मोमेंटम कम होने की शुरुआत हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप पहले से ली हुई पोजिशनल ट्रेडिंग की अपनी लॉन्ग पोजीशन एंड ऑप्शन में पहले से ली हुई कॉल बाय एंड पुट सेल की पोजीशन को एंड फ्यूचर में पहले से ली हुई बाय पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, या अल्टरनेटिवली स्विंग ट्रेड के लिए एक नई शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, या ऑप्शन ट्रेडिंग में पुट बाय एंड कॉल सेल की पोजीशन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में सेल की पोजीशन लेकर आगे के लिए प्रॉफिट बना सकते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि कैसे एंड क्यों हमें एक इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर के सिग्नल को कंफर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। एंड एडी इंडिकेटर एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू इंडिकेटर इन सिचुएशंस में आपकी ट्रेडिंग में कंफर्मेशन देकर
आपके डिसीजन को करेक्ट करके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देता है। दोस्तों, अब आने वाले डिस्कशन में एडी इंडिकेटर से प्रॉफिट बनाने की तीसरे मेथड पर बात करेंगे। एडी इंडेक्स से ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्लो ऑफ मनी एंड प्राइस ट्रेंड के बीच में डाइवर्जेंस से हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस नए पर नया हाई लगा रहा है लेकिन क्यूमुलेटिव फ्लो ऑफ मनी डिक्रीज हो रहा है एंड इसका मतलब शेयर में बुलिश मोमेंटम कम हो रहा है, तो यहाँ पर RSI, MACD, कैंडलस्टिक या मूविंग एवरेजेस से सिग्नल लेते हुए अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे या इंट्राडे शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। एंड ऑप्शंस में चली आ रही कॉल बाय या पुट सेल को स्क्वायर ऑफ करेंगे या फिर एक नई कॉल सेल या पुट बाय का ट्रेड लेंगे। एंड फ्यूचर्स में पुरानी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे या फिर एक नई फ्यूचर सेल करेंगे। इसके विपरीत अगर प्राइस नए पर नया लो लगा रहा है लेकिन क्यूमुलेटिव फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब शेयर में बियरिश मोमेंटम वीक हो रहा है, तो हम पुरानी सारी बियरिश पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे एंड नई बुलिश पोजीशन भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ में अब आप जानेंगे कि एडी इंडिकेटर से प्रॉफिट बनाने के उपरोक्त तीनों मेथड से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे। एक तो यह है कि एडी इंडिकेटर मार्केट ट्रेंड्स को बताता है। दूसरा यह है कि RSI के सिग्नल की कंफर्मेशन के लिए क्यों दूसरे इंडिकेटर्स के सिग्नल की कंफर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा यह है कि एक मार्केट कंडीशन और एक टाइम फ्रेम के लिए किस प्रकार से एक इंडिकेटर सुटेबल रहता है, या दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि डिफरेंट टाइम फ्रेम में और डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। हो सकता है कि इंडिकेटर ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम कर रहा है, पर हो सकता है कि चॉपी एंड साइडवेज मार्केट में इफेक्टिवली काम ना करे। इस प्रकार ट्रेडर को मार्केट डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए किसी इंडिकेटर को चार्ट में लगाना चाहिए। मार्केट में बड़ी वेल्थ जनरेट करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। फोर्थ यह है कि आपको मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस करना चाहिए, और कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए आपको सारे इंडिकेटर्स के पर्सपेक्टिव एंड डायनेमिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। हर इंडिकेटर मार्केट के बारे में एक अलग खास तरह का पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण रखता है, और हर इंडिकेटर से मार्केट को एनालिसिस करके आपको मार्केट कंडीशंस एंड मार्केट डायनेमिक्स की पूरी समझ मिल जाती है, जिससे किसी एक इंडिकेटर के लिमिटेशंस या वीकनेस के आप विक्टिम नहीं होते हैं। फिफ्थ यह कि स्टॉक मार्केट में हमेशा आपका कंफर्मेटरी अप्रोच होना चाहिए। कंफर्मेटरी अप्रोच का मतलब है एक की ही बात को सच न मानो, उस बात को दूसरों से भी कंफर्म कराओ। कंफर्मेटरी अप्रोच के लिए आपके पास कई सारे इंडिकेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कंटिन्यूसली चेंजिंग मार्केट में आपके निर्णय सोचे समझे हुए हों। सिक्स्थ यह कि इस डिस्कशन से आपकी समझ निश्चित रूप से बड़ी होगी कि किस मार्केट कंडीशन में और किस टाइम फ्रेम में किस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाए, और उस इंडिकेटर के सिग्नल की कंफर्मेशन के लिए हो सकता है कि आपको कई सारे इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। सेवंथ यह कि आपको यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंडिकेटर का एक पर्सपेक्टिव होता है, एक दृष्टिकोण होता है, या यह कहें कि हर इंडिकेटर मार्केट को अलग दृष्टि से देखता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडिकेटर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट के लिए आपको जानकारी दे रहा है, कोई ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशंस के बारे में बता रहा है, कोई इंडिकेटर आपको करंट प्राइस ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बता रहा है, कोई शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के बारे में बता रहा है, कोई क्रॉसओवर से बाई और सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है, कोई इंडिकेटर रिवर्सल सिग्नल दे रहा है। किसी इंडिकेटर से आपको मार्केट डायनेमिक्स को देखने में बहुत आसानी हो रही है, किसी इंडिकेटर से आपको पता चल रहा है कि मार्केट सस्ता है या महंगा है। दोस्तों, जब आप एडी इंडेक्स को अन्य इंडिकेटर के साथ यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि किसी अपने आप में परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ भी मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, तो एडी इंडिकेटर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में बहुत ही इफेक्टिव होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एडी इंडेक्स का इस्तेमाल आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को पता करने के लिए ना करें। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के बारे में पता करना है तो एडी इंडिकेटर के मनी फ्लो मल्टीप्लायर एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। एंड RSI को ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को पता करने के लिए इस्तेमाल ना करें। मतलब यह हुआ कि RSI को किसी भी टाइम फ्रेम के शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के लिए एंड एडी इंडिकेटर को लॉन्ग टर्म मार्केट ट्रेंड को पता करने के लिए यूज़ करें। एंड मनी फ्लो मल्टीप्लायर एंड क्लोज लोकेशन वैल्यू को एवरी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एडी इंडिकेटर शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं बना है, जबकि RSI स्टॉक के ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बना है, लेकिन यह मार्केट ट्रेंड को बताने के लिए नहीं बना है। दोस्तों, एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स को पता करने के लिए ट्रेंड लाइंस
और पैटर्न्स का भी यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एडी इंडिकेटर में किसी पीरियड में अगर अप ट्रेंड है तो इसका मीनिंग है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में शेयर का क्लोजिंग प्राइस कंटिन्यूअसली शेयर के डेज हाई के आसपास क्लोज हो रहा है, मीन्स शेयर में एक्यूमुलेशन हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपने इंट्राडे में बाय किया है तो क्लोजिंग आवर्स तक इंट्राडे बाय पोजीशन को होल्ड करना प्रॉफिटेबल रहेगा, न कि इंट्राडे सेल पोजीशन को। और एडी इंडिकेटर का किसी पीरियड का डाउन ट्रेंड आपको बताता है कि इस शेयर में इस पर्टिकुलर पीरियड में शेयर का क्लोजिंग प्राइस कंटिन्यूअसली शेयर के डेज लो के आसपास क्लोज हो रहा है और शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने इंट्राडे में सेल किया है तो क्लोजिंग आवर्स तक इंट्राडे सेल पोजीशन को होल्ड करना प्रॉफिटेबल रहेगा, न कि इंट्राडे बाय को। एक्यूमुलेशन बुलिशनेस को बताता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन बियरिशनेस का सिग्नल देता है। दोस्तों, एडी इंडिकेटर के आर्किटेक्ट को आपने भली प्रकार समझ लिया है या नहीं, इसको आप इस पैराग्राफ को पढ़कर चेक करें। इसके लिए आपको यहाँ पर संक्षिप्त में बताया जाएगा कि एडी इंडिकेटर को कैसे ड्रॉ किया जाता है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए एडी इंडिकेटर को सही इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि यह एडी इंडिकेटर चार्ट में बने बनाए आते हैं, आपको इसको अपने से ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एडी इंडिकेटर को इन ब्रीफ ऐसे समझना है कि किसी एक्यूमुलेशन शेयर में बुलिश सेंटिमेंट को बताता है और डिस्ट्रीब्यूशन शेयर में बेयरिश सेंटिमेंट को बताता है। और आपको यह भी समझना है कि एडी इंडेक्स कैसे क्यूमुलेटिव होता है, मतलब पिछले दिन की एडी इंडेक्स में आज के दिन के मनी फ्लो वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाता है और आज का इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया जाता है। और इस प्रकार हर अगले दिन के लिए भी लगातार इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है और हर दिन के लिए इंडेक्स की एक फिगर कैलकुलेट करके ग्राफ बना लेंगे, जिससे हमारा इंडिकेटर लगातार तैयार होता रहेगा। एडी इंडिकेटर में वाई एक्सिस पर बने रेफरेंस स्केल में आपको देखने को मिलेगा कि आज तक की डेट तक शेयर में कितना एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर आज तक एक्यूमुलेशन ज़्यादा हुआ है तो रेफरेंस स्केल में फिगर पॉजिटिव में होगी, और अगर आज तक की डेट की फिगर रेफरेंस स्केल में निगेटिव में है तो इट मीन्स शेयर में आज तक डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ है। यह तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मनी फ्लो वॉल्यूम शेयर प्राइस का वॉल्यूम वेटेड एवरेज है। एंड यह भी आपको बता दिया है किसी पीरियड का मनी फ्लो वॉल्यूम बताता है कि इस पर्टिकुलर डे में या इस पीरियड में शेयर का क्लोजिंग प्राइस डेज हाई के आसपास कितने ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है या डेज लो के आसपास कितने ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ क्लोज हो रहा है। एंड मनी फ्लो का पॉजिटिव या निगेटिव होना इस फैक्ट पर निर्भर है कि क्लोजिंग प्राइस से डेज हाई का डिफरेंस ज़्यादा रहा है या क्लोजिंग प्राइस से डेज लो का डिफरेंस ज़्यादा रहा है। किसी पर्टिकुलर पीरियड का क्लोजिंग प्राइस एंड डेज हाई का डिफरेंस ज़्यादा रहा है तो इट मीन्स शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और अगर डेज लो से क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा रहा है तो इट मीन्स शेयर में एक्यूमुलेशन हुआ है। इस प्रकार शेयर चार्ट में अगर ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है तो इट मीन्स शेयर में बाइंग प्रेशर ज़्यादा रहा है, या यह भी कह सकते हैं कि शेयर में मनी फ्लो आया है, और अगर शेयर चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इट मीन्स शेयर में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा है, या यह भी कह सकते हैं कि शेयर से मनी फ्लो निकला है। और आज तक की हिस्ट्री में अगर आपको रेफरेंस स्केल में फिगर पॉजिटिव में दिखाई देती है तो इट मीन्स आज तक की हिस्ट्री में ऑल डेज का अगर निचोड़ या एक्सट्रैक्ट निकालें तो क्लोजिंग प्राइस हाई के आसपास ज़्यादा रहा है, मीन्स शेयर में बाइंग प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहा है। इसके विपरीत अगर आज तक की हिस्ट्री में अगर आपको रेफरेंस स्केल में फिगर निगेटिव में दिखाई देती है तो इट मीन्स आज तक की हिस्ट्री में ऑल डेज का अगर निचोड़ या एक्सट्रैक्ट निकालें तो क्लोजिंग प्राइस लो के आसपास ज़्यादा रहा है, मीन्स शेयर में सेलिंग प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पर जीरो लाइन से स्टार्ट होकर एक रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है। क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रही है रेफरेंस स्केल में, इसलिए इसे जीरो लाइन भी कहते हैं। इस रेफरेंस लाइन में एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाते हैं। अब इस रेफरेंस लाइन के ऊपर एडी लाइन पर हम एक और पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपको रेफरेंस स्केल में एक फिगर दिख रही है 1.435। ये एक पॉजिटिव फिगर है। रेफरेंस स्केल में इस पॉजिटिव फिगर का मतलब होता है कि इस फिगर के करस्पॉन्डिंग एडी लाइन का एडी लाइन पर जो पॉइंट है उस पॉइंट पर शेयर की हिस्ट्री में शुरू से आज तक 1.435 मिलियन वैल्यू का एक्युमुलेशन हुआ है। मींस शेयर की हिस्ट्री में शुरू से आज तक बाइंग प्रेशर रहा है। और इसके विपरीत हम यहाँ पर एक ये पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेफरेंस स्केल पर जो वैल्यूज आपको दिख रही हो माइनस में, इन माइनस वैल्यूज का मतलब होता है कि इन माइनस वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग
एडी लाइन पर जो पॉइंट है उस पॉइंट पर शेयर की हिस्ट्री में शुरू से आज तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मींस शेयर में सेलिंग प्रेशर रहा है। एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेट वैल्यू है यह -1.762 उस नेट वैल्यू को दिखाती है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू। अब इस प्रकार से आप इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझ गए होंगे कि जीरो लाइन कौन सी होती है, और जीरो लाइन के ऊपर एडी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब एक्युमुलेशन के पॉइंट्स होते हैं, वो एक्युमुलेशन को दिखाते हैं, नेट एक्युमुलेशन को दिखाते हैं। और इस जीरो लाइन के नीचे एडी लाइन पर जो भी पॉइंट्स आप इंडिकेट करते हो उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वह नेट डिस्ट्रीब्यूशन को बताएगी, मींस एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नेट फिगर को बताएगी। मींस यह बताएगी कि एक्युमुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ है, इसीलिए तो डिस्ट्रीब्यूशन की नेट फिगर आई है। दोस्तों, जैसा कि अपने वीडियो डिस्कशन में मैंने आपको बताया है कि एडी चार्ट में रेफरेंस लाइन भी खींचनी चाहिए। एडी चार्ट में जो रेफरेंस लाइंस खींची जाती हैं ये कई प्रकार की होती हैं। अब मैं आपको अपने इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि रेफरेंस लाइन को कैसे खींचा जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं कर्सर से आपको जैसे दिखा रहा हूँ, ये एक रेड कलर की लाइन खींची हुई है जिसके एक ओर का पॉइंट 0 है, ये जीरो लाइन कहलाती है। इस जीरो लाइन पर एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है। ये जीरो लाइन सबसे फंडामेंटल लाइन होती है और ये रेफरेंस स्केल के बीचों बीच होती है। ये रेफरेंस स्केल है, ये देख रहे हैं जहाँ पर मैं कर्सर को अप डाउन कर रहा हूँ, ये रेफरेंस स्केल। इस रेफरेंस स्केल में जो जीरो है, इस जीरो को जोड़ने वाली जो एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये जीरो लाइन है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि एडी लाइन के इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं जो फिगर आपको दिखाई दे रही है 1.322 की, एक पॉजिटिव फिगर है। ये पॉजिटिव फिगर आपको बता रही है कि शेयर की आज तक की हिस्ट्री में इस पॉइंट पर, एडी लाइन के इस पॉइंट पर जहां पे मैं कर्सर को ऊपर नीचे कर रहा हूं, इस पॉइंट पर आज शेयर की आज तक की हिस्ट्री में शुरू से लेकर आज तक 1.435 मिलियन का एक्युमुलेशन। अब मैं आपको रेफरेंस लाइन पे एक दूसरे पॉइंट पर ले जाता हूं। आप इस पॉइंट पर पहुंचिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक फिगर दिख रही होगी रेफरेंस स्केल में -2.213 की। तो ये माइनस की जो फिगर है ये डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है। मैंने अपनी वीडियो डिस्कशन में आपको बताया कि पॉजिटिव फिगर एक्युमुलेशन को बताती है और नेगेटिव फिगर डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है। रेफरेंस लाइन के इस पॉइंट पर जहां पर आपको कर्सर दिख रहा है, यहां पर शेयर की हिस्ट्री में शुरू से लेकर आज तक 2.213 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मींस इस पॉइंट पर शेयर में नेट बाइंग प्रेशर था। शेयर में ये भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू नेट माइनस में थी, और इस पॉइंट तक शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है। मींस इस पॉइंट तक, शुरू से लेकर इस पॉइंट तक शेयर की हिस्ट्री में सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहा है। दोस्तों, यहां पर मैंने एक ब्लू रेफरेंस लाइन खींची है जिसे मैं कर्सर से आपको दिखा रहा हूं। ये ब्लू कर्सर लाइन, ये ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स को बता रही है। इन थ्रेशोल्ड्स पर आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन थ्रेशोल्ड से पुल बैक लेकर रिवर्स हो रही है। एडी इंडिकेटर के पूरे आर्किटेक्ट को डिटेल में समझा रहा हूँ। चूंकि एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स क्यूमुलेटिव इंडेक्स होता है, वह शेयर की पूरी हिस्ट्री में हर दिन के मनी फ्लो का एक टोटल होता है। इस मनी फ्लो का हर दिन का टोटल को, जिसे एडी इंडेक्स भी कहते हैं, उसे चार्ट में प्लॉट कर लेते हैं। चार्ट में इंडिकेटर्स कैसे लगाए जाते हैं यह मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियोस में बता दिया है, और उसी तरह से एडी इंडिकेटर भी लगाया जाएगा। चार्ट में एडी इंडेक्स के किसी भी पॉइंट की वैल्यू हमें रेफरेंस स्केल में वाई एक्सेस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू के फॉर्म में दिखती है। इस प्रकार से वाई एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज रिकॉर्ड रहती हैं, और इन पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यूज के मिड पॉइंट का जीरो भी रिकॉर्ड रहता है। लेकिन शेयर में अगर प्रेजेंट टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तो रेफरेंस स्केल में आपको केवल नेगेटिव वैल्यूज ही दिखाई देंगी, एंड इसके विपरीत अगर शेयर में प्रेजेंट टाइम में एक्युमुलेशन चल रहा है तो रेफरेंस स्केल में आपको केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही दिखाई देंगी। एडी चार्ट में आपको जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन तभी दिखाई देगी जब स्टॉक का आज तक की हिस्ट्री में एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहा हो। पॉजिटिव वैल्यूज अपवर्ड इंक्रीजिंग होती हैं एंड नेगेटिव वैल्यूज डाउनवर्ड इंक्रीजिंग होती हैं। इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज के इंटरप्रिटेशन से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में शेयर एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के किस रेंज में चल रहा है, जो यह भी बताता है कि शेयर की पूरी हिस्ट्री में शेयर के मार्केट सेंटिमेंट का क्या ट्रेंड रहा है। एडी चार्ट का एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस के किसी भी एक
पीरियड के डाटा को या किसी एक दिन के डाटा को या फिर एक्स एक्सिस के पूरे टाइम पीरियड के भी ट्रेंड को बता सकता है, या यह भी कह सकते हैं कि ट्रेंड की हिस्ट्री को बताता है, या शेयर की चाल को बताता है, या अल्टरनेटिवली यह बताता है कि शेयर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या एडी इंडिकेटर में हमें रेफरेंस लाइन भी ड्रॉ करनी चाहिए। अब हम इस डिस्कशन में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए एडी चार्ट के इंटरप्रिटेशन में रेफरेंस लाइन के रोल के बारे में बात करेंगे। एडी चार्ट में हमारे द्वारा जो रेफरेंस लाइन खींची जाती हैं वे कई प्रकार की होती हैं। रेफरेंस लाइन में सबसे फंडामेंटल लाइन जीरो लाइन होती है। मींस रेफरेंस लाइन के जीरो को एक ओर का पॉइंट मानकर जो एक हॉरिजेंटल लाइन चार्ट में खींची जाती है तो वह जीरो लाइन हो गई। ये लाइन रेफरेंस स्केल के बिल्कुल बीचों बीच में होती है, और अगर एडी लाइन का लेटेस्ट पॉइंट जीरो लाइन पर या उसके आसपास होती है तो यह माना जाएगा कि शेयर की कंप्लीट हिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन बराबर हो गया। एडी इंडिकेटर अगर जीरो लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब होता है कि शेयर में नेट एक्यूमुलेशन है, और इस प्रकार शेयर में आज तक की हिस्ट्री में बाइंग प्रेशर ज्यादा रहा है। इसके विपरीत अगर एडी लाइन जीरो लाइन से नीचे है तो इसका मतलब हुआ कि शेयर में आज तक की हिस्ट्री में नेट डिस्ट्रीब्यूशन रहा है और शेयर में सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहा है। इस प्रकार एडी इंडिकेटर शेयर में हुए एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्वांटिटी को बताता है। इस प्रकार एडी इंडिकेटर मार्केट सेंटिमेंट का बैरोमीटर भी है, क्योंकि यह बताता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एडी इंडिकेटर ट्रेंड रिवर्सल को भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अब तक एक्यूमुलेशन चल रहा था और अब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया, एंड अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था तो अब एक्यूमुलेशन शुरू हो गया। इस प्रकार से एडी इंडिकेटर ट्रेंड रिवर्सल को भी बताता है। एट लास्ट हम बात करेंगे कि एडी इंडिकेटर में रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके एडी इंडिकेटर से मार्केट डायनेमिक्स को कैसे समझेंगे, और यह भी जानेंगे कि रेफरेंस लाइन को कैसे ड्रॉ करें। इसके लिए हमें जानना है कि एडी इंडिकेटर में रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके हमारा क्या पर्पस पूरा होगा, या यह भी कह सकते हैं कि एडी इंडिकेटर में रेफरेंस लाइन का क्या रोल है एंड रेफरेंस लाइन की क्या सिग्निफिकेंस है। हम इन रेफरेंस लाइन को इसलिए ड्रॉ करते हैं कि हम इन्हें ट्रेडिंग के दौरान कंसल्ट करते हैं, इन लाइन से पूछते हैं, इन लाइन से जानकारी लेते हैं। दोस्तों, अब फिर रेफरेंस लाइन पर आते हैं, एंड रेफरेंस लाइन से हम की लेवल्स को जानने की कोशिश करते हैं। पहला की लेवल जीरो रेफरेंस लाइन होती है, वो रेफरेंस स्केल के मिडिल में होती है, और अगर चार्ट में एडी इंडिकेटर लाइन इस जीरो रेफरेंस लाइन के आसपास होती है तो इसका इंटरप्रिटेशन और इसका मीनिंग होता है कि शेयर की पूरी हिस्ट्री में आज के दिन तक शेयर में एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो गया है, या यह भी कह सकते हैं कि शेयर में आज तक की हिस्ट्री में आज के दिन तक शेयर में बाइंग प्रेशर ने सेलिंग प्रेशर से बराबरी कर लिया। दूसरा की लेवल एक्यूमुलेशन का होता है। जीरो लाइन के ऊपर जो वैल्यूज आपको चार्ट में रेफरेंस स्केल में दिखाई देंगी वे वैल्यूज एक्यूमुलेशन को बताती हैं, एंड अगर एडी इंडिकेटर का एंड पॉइंट जीरो लाइन के ऊपर रेफरेंस स्केल में किसी पॉजिटिव फिगर के नियर में है तो इट मीन्स शेयर में आज तक की हिस्ट्री में टोटल एक्यूमुलेशन में से टोटल डिस्ट्रीब्यूशन को सब्सट्रैक्ट करने पर जो एक्यूमुलेशन बचा रह जाता है यह वही फिगर होती है। यह फिगर एक्यूमुलेशन को बताती है। यह एक्यूमुलेशन की वैल्यू रेफरेंस स्केल में पॉजिटिव में होती है। थर्ड की लेवल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। इस जीरो लाइन से बिलो जो वैल्यूज आपको चार्ट में रेफरेंस स्केल में दिखाई देंगी वे वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूशन को बताती हैं, एंड अगर एडी इंडिकेटर का एंड पॉइंट जीरो लाइन के नीचे रेफरेंस स्केल में किसी निगेटिव फिगर के नियर में है तो जो शेयर में आज तक की हिस्ट्री में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में से टोटल एक्यूमुलेशन को सब्सट्रैक्ट करने पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बचा रह जाता है यह वह फिगर होती है। यह फिगर डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है। डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू रेफरेंस स्केल में निगेटिव में होती है। ऊपर इस वीडियो की सारी नॉलेज को आप कंप्यूटर में भी चेक करते रहना। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइन खींचकर कैसे हम टर्निंग पॉइंट्स या थ्रेशोल्ड्स की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि टर्निंग पॉइंट्स एंड थ्रेशोल्ड क्या होते हैं। टर्निंग पॉइंट या थ्रेशोल्ड वह होता है जहां पर एक ऐसा चेंज होता है कि एक नई सिचुएशन आ जाती है एंड आप एक नया डिसीजन लेते हैं। ट्रेडिंग में थ्रेशोल्ड एंड टर्निंग पॉइंट्स का मतलब यह भी होता है वह पॉइंट जहां से मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो गया है। वन एग्जाम्पल ऑफ टर्निंग पॉइंट कि कब डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग प्रेशर एंड होकर एक्यूमुलेशन या बाइंग प्रेशर शुरू हो गया है। अल्टरनेटिवली यह भी कह सकते हैं कि कब एक्यूमुलेशन या बाइंग प्रेशर एंड होकर डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया है। इस प्रकार इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड्स या टर्निंग पॉइंट को जानकर एडी इंडिकेटर से ट्रेडिंग में
बाय एंड सेल डिसीजन के लिए हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड को बता रहा हूँ और यह भी बता रहा हूँ कि वे ट्रेडिंग में आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टर्निंग पॉइंट्स और थ्रेशोल्ड समझा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये सब टर्निंग पॉइंट्स और थ्रेशोल्ड हैं। देखिए यहाँ पर एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का ट्रेंड अपवर्ड मूवमेंट है और यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया है। तो यह एक थ्रेशोल्ड, इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड या टर्निंग पॉइंट है। एडी लाइन का अपवर्ड मूवमेंट है और इस जगह पर पहुंचकर एडी लाइन डाउनवर्ड हो गई और यहाँ पर है। और प्राइस में भी यही थ्रेशोल्ड और टर्निंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट प्राइस में भी अप्लाई होता है। यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड है, प्राइस यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड है और यहाँ से प्राइस का डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड इस प्रकार से प्राइस का यहाँ पर भी है। एक टर्निंग पॉइंट थ्रेशोल्ड प्राइस का यहाँ पर भी है। एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड टर्निंग पॉइंट प्राइस का यहाँ पर भी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टर्निंग पॉइंट्स और थ्रेशोल्ड समझा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये सब टर्निंग पॉइंट्स और थ्रेशोल्ड हैं। दोस्तों, एडी इंडिकेटर लाइन की ऊंचाइयों और गहराइयों मींस हाइट एंड डेप्थ में हम रेफरेंस लाइन खींचकर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन भी इंडिकेट कर सकते हैं, जिनसे हम ट्रेडिंग के दौरान बाय एंड सेल के डिसीजन ले सकते हैं। इन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन के करस्पॉन्डिंग प्राइस चार्ट में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट एडी लाइन एंड प्राइस चार्ट दोनों के ट्रेंड लाइंस का कंपैरेटिव एनालिसिस करके हम शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। यह आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने अपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन के वीडियो में इस फिनोमिनान को आपको समझाया है, जिसे आप भी ठीक से समझ लें। एडी चार्ट में ड्रॉ की हुई रेफरेंस लाइन के करस्पॉन्डिंग प्राइस चार्ट में कौन सा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, इस क्राइटेरिया से भी बाय एंड सेल डिसीजन लिए जाते हैं। और प्राइस में भी यही थ्रेशोल्ड और टर्निंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट प्राइस में भी दोस्तों यहाँ पर अप्लाई होता है। यहाँ पर एक एडी चार्ट में दोस्तों सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई हैं टर्निंग पॉइंट्स और ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइंस है। ये एक लाइन है सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन, आप ये देख रहे हैं रेसिस्टेंस लाइन है, ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन है, ये एक सपोर्ट, ये सब टर्निंग पॉइंट्स और थ्रेशोल्ड है। 4 सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइंस मैंने खींची हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रही हैं। और इन सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन के करस्पॉन्डिंग प्राइस में जो सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइंस हैं वो ये हैं। एक ये सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन ये है, एक 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 सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन ये है। दोस्तों, ए और बी के बीच में जो एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जोन चल रहा है यहां से यहां तक का, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस जोन है वो ये है, यहां से यहां तक का प्राइस जोन है इससे करस्पॉन्डिंग। अब आप देखिए, एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जोन है, इसकी जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन है ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है। डाउनवर्ड शिफ्ट होके जो सपोर्ट लाइंस बनी हैं वो बी एंड सी बनी है और डी भी बनी है। क्रमशः बी, सी और डी 3 नई सपोर्ट लाइंस बनी। अब यहां पर आप देखेंगे कि एक्युमुलेशन लाइन का डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है, नए जोन्स बने हैं, डाउनवर्ड जोन्स बने हैं। एक यहां से यहां तक का जोन बना है, एक यहां से यहां तक का जोन बना है, एक यहां से यहां तक का जोन बना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इन एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन के करस्पॉन्डिंग प्राइस चार्ट में जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के डाउनवर्ड मूवमेंट के बावजूद भी जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, ऊपर की ओर जा रहा है और इसी कारण से नए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन बन रही ऊपर की तरफ। इससे भी क्या बात प्रूफ होती है कि एक्युमुलेशन के कम होने के बावजूद भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यह भी इस बात का संकेत देता है कि शेयर में फंडामेंटल इंप्रूवमेंट हो रहा है।
उसी तरीके से जैसे मैंने आपको इससे पहले पैराग्राफ में बताया था कि शेयर में या तो जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें कोई रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है, या कंपनी में किसी इन्वेस्टमेंट फर्म ने स्टेक लिया है, या कंपनी ने किसी को स्टेक अपना बेचा है, या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, या कंपनी के डेट में कोई कमी आई है, या कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के जो और पैरामीटर्स हैं उनमें कोई इंप्रूवमेंट आया है। इस कारण से कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए। यह इस बात का सिग्नल दे रहा है कि एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो लगातार कम होता चला जा रहा है, एक्युमुलेशन कम होता चला जा रहा है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है उसमें अपवर्ड मूवमेंट है। तो यह भी शेयर के फंडामेंटल में इंप्रूवमेंट को बता रहा है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि रेफरेंस लाइन से हम डाइवर्जेंस की पहचान कैसे करते हैं। एडी इंडिकेटर एंड प्राइस मूवमेंट के बीच में डाइवर्जेंस को हाईलाइट करने के लिए भी रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हम प्राइस ट्रेंड के पैरेलल रेफरेंस लाइन खींचते हैं और एडी लाइन के पैरेलल भी एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं, जिससे प्राइस और एडी इंडिकेटर ट्रेंड के बीच में डाइवर्जेंस हाईलाइट होता है और ट्रेंड रिवर्सल की जानकारी मिलती है। एडी इंडिकेटर और प्राइस ट्रेंड के बीच में अगर डाइवर्जेंस है तो इससे हमें सिग्नल मिलता है कि प्रेजेंट ट्रेंड या तो वीक हो रहा है या फिर रिवर्सल आने वाला है। प्राइस मूवमेंट एंड एडी इंडिकेटर में अगर डाइवर्जेंस है तो एडी इंडिकेटर के द्वारा बताए ट्रेंड से हम बाय एंड सेल का सिग्नल लेंगे, न कि प्राइस मूवमेंट से। इस प्रकार जब भी एडी इंडिकेटर डाइवर्जेंस का सिग्नल देता है तो यह ट्रेंड रिवर्सल को बताता है। वह यह कि प्राइस मूवमेंट का जो प्रेजेंट ट्रेंड है वह फिनिश होकर एडी इंडिकेटर द्वारा बताए हुए ट्रेंड को शुरू करने वाला है। डाइवर्जेंस की जो थ्योरी है उसे मैंने एमएसडी डाइवर्जेंस और हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस में आपको समझा दिया है। दोस्तों अब हम यह भी जानेंगे कि एडी इंडिकेटर लाइंस में ट्रेंड लाइन खींचकर हमें क्यूमुलेटिव मनी फ्लो का डायरेक्शन भी पता चल जाता है कि मनी फ्लो से एक्युमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर ट्रेंड लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है तो यह बताती है कि कंटिन्यूसली एक्युमुलेशन हो रहा है, एंड अगर ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो यह बताता है कि कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपकी नॉलेज में यहाँ पर डालना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर से सिग्नल लेते हुए हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए जो एल और एम ट्रेंड लाइन या रेफरेंस लाइन हमने खींची है एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर पर, इसका यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ है और इस डाउनवर्ड मूवमेंट के शुरू होने पर हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शॉर्ट सेल की पोजीशन ली है। तो इस शॉर्ट सेल की पोजीशन को यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पर हम इसको स्क्वायर ऑफ करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया है, थ्रेशोल्ड यहाँ पर है, जहाँ से एक्युमुलेशन का फिर से इंक्रीजमेंट शुरू हो गया है और इसी एक्युमुलेशन के बढ़ते जाने का जो ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं और वह लॉन्ग पोजीशन इस रेफरेंस लाइन, इस ट्रेंड लाइन के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस चार्ट में हमने ट्रेंड लाइन खींची है, उसके एंड में यहाँ पर हम उसको स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से सिग्नल लेते हुए जो हमने लॉन्ग पोजीशन ली है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इतना हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बना है। 2814 पे हमने अगर पोजीशन ली है, 2830 के आसपास पोजीशन ली है और 3636 पे हमने उसको स्क्वायर ऑफ किया है। लगभग लगभग 800 पॉइंट का हमको प्रॉफिट मिला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इसी तरीके से हमने एन और ओ के बीच में एक्युमुलेशन कम होने पर या डिस्ट्रीब्यूशन के बढ़ने पर जो हमने पोजीशन ली है यू और वी के बीच में, यू पे हमने एक शॉर्ट पोजीशन ली है ऑप्शन एंड फ्यूचर में, उसको बी पर स्क्वायर ऑफ कर दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी लगभग 700 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हुआ है इस शॉर्ट पोजीशन में। और इसी तरीके से
ओ और पी जो ट्रेंड लाइन हमने एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर में खींची है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वी और डब्ल्यू ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पर भी हमें 2868 पर अगर हमने लॉन्ग पोजीशन ली है, तो इसको हमने 347 पर स्क्वायर ऑफ किया है, लगभग अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट के आसपास हमको प्रॉफिट मिला है। इसी प्रकार से एक ट्रेंड लाइन अगर हम एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर फिर यहाँ पर स्केच करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो इस ट्रेंड लाइन के करस्पॉन्डिंग प्राइस चार्ट में जो हमने ट्रेंड लाइन खींची है, इसमें भी हमें एक्स और वाई के बीच में लगभग 4009 और 3387, लगभग 600 पॉइंट के आसपास शॉर्ट पोजीशन लेने पर यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट हुआ है। और इसी प्रकार से क्यू एंड आर जो हमने ट्रेंड लाइन खींची है एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर पर, इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रेंड लाइन हमने प्राइस चार्ट में खींची है, वहाँ जेड और जेड के बीच में एक लॉन्ग पोजीशन लेने पर हमें 3841 और 3555 शॉर्ट पोजीशन, सॉरी लॉन्ग पोजीशन नहीं, शॉर्ट पोजीशन लेने में 3847 और 3560 के बीच में लगभग 300 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस शॉर्ट पोजीशन में हुआ है। इस प्रकार से आपने देख लिया होगा किस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के ट्रेंड से किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम यह और भी जानेंगे कि एडी इंडिकेटर से हमें एक विजुअल कॉन्टेक्स्ट भी मिलता है, जिस विजुअल कॉन्टेक्स्ट से हम सही और सोचे समझे ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर विजुअल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई पर्सन स्विट्जरलैंड टूर करके आया है और वहाँ पर आपको भी जाना है, तो वह आपको वहाँ के बारे में बताता है कि स्विट्जरलैंड कैसा है, वहाँ पर क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, कौन से होटल लॉजिंग एंड बोर्डिंग के लिए अच्छे हैं, किस कंपनी का पैकेज अच्छा है, किस तरह से एंजॉय करना है, वहाँ पर क्या नहीं करना है, परचेजिंग करने के लिए वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। जब पहले से स्विट्जरलैंड गया हुआ व्यक्ति आपको यह सब बताता है, तो वह आपको स्विट्जरलैंड का एक विजुअल कॉन्टेक्स्ट देता है। इस प्रकार से एडी इंडिकेटर का उपरोक्त मेथड से एडी इंडिकेटर का मूवमेंट के इंटरप्रिटेशन करके आपको एक विजुअल कॉन्टेक्स्ट मिलता है, जिससे आप एडी इंडिकेटर से सोचे समझे ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों एडी इंडेक्स लाइन जब हिस्टोरिकल पीक पर पहुंचती है तो यह ओवरबॉट कंडीशंस को दिखाता है, और हिस्टोरिकल ट्रॉप्स पर पहुंचता है तो यह एक ओवरसोल्ड कंडीशंस को दिखाता है। पीक का मतलब होता है ऊंचाई और ट्रॉप्स का मतलब होता है गड्ढा। दोस्तों एडी चार्ट पर ट्रेंड लाइन या रेफरेंस लाइन खींचकर या फिर रेफरेंस लाइन से एडी इंडेक्स की वैल्यू स्क्रूटनी करके हमें क्यूमुलेटिव फ्लो ऑफ मनी का ओवरऑल डायरेक्शन भी पता चल जाता है। एडी इंडिकेटर पर खींची हुई ट्रेंड लाइन या रेफरेंस लाइन से या फिर एडी इंडिकेटर लाइन की रेफरेंस स्केल पर वैल्यू स्क्रूटनी करके हमें प्राइस ट्रेंड्स को कंफर्म करने में भी सहायता मिलती है, और उसके अलावा आने वाले रिवर्सल भी हाईलाइट हो जाते हैं। रेफरेंस स्केल से एडी इंडेक्स लाइन की वैल्यू स्क्रूटनी करके कैसे हम करेक्ट डिसीजन ले पाते हैं कि हम कब तक अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग की लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन को कब तक कंटिन्यू करें एंड कब स्क्वायर ऑफ कर दें, यह मैंने इसी वीडियो में चार्ट एनालिसिस के विजुअल रिप्रेजेंटेशन में दिया है। दोस्तों एडी इंडिकेटर चार्ट में रेफरेंस लाइन खींचकर हमें एक विजुअल गाइडेंस मिलती है कि शेयर में किस टाइम पर क्या ट्रेंड चल रहा है और कितने टाइम तक यह ट्रेंड चला, जिससे शेयर में ट्रेडिंग करते समय एक यह भी विजुअल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है कि प्रीवियस पीरियड में किन प्राइसेस में और किन वॉल्यूम में शेयर में ट्रेडिंग हुई है, मींस एक्युमुलेशन में ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है या डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, और जिससे शेयर की ओवरऑल हेल्थ की स्क्रूटनी भी हम कर पाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए हम एडी इंडिकेटर के मेन पॉइंट्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट यह है कि एडी इंडिकेटर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है मनी फ्लो मल्टीप्लायर, सेकंड है मनी फ्लो वॉल्यूम, थर्ड है मनी फ्लो इंडेक्स एंड फोर्थ है एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड यह है कि एडी इंडिकेटर में मनी फ्लो वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव फ्लो ऑफ मनी एंड एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन सब का हिस्टोरिकल डाटा होता है। थर्ड यह है कि एडी इंडिकेटर में सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ट्रांजैक्शन एक्टिविटी शामिल होती है। फोर्थ यह है कि एडी इंडिकेटर बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर को भी बताता है, एंड एडी इंडिकेटर मार्केट सेंटिमेंट का बैरोमीटर भी है। संक्षिप्त में यह भी कह सकते हैं कि एडी इंडेक्स मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट के एक्शन और उनके मिले जुले डिसीजंस का निचोड़ होता है।